हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्जाम वाले में। मैं महेश आप लोगों के बीच क्लास 7 5 4+ जीके का सीरीज लेकर के आया हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिसमें इम्पोर्टेंट प्रश्नों का श्रृंखला है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर हमें बताइए। पहला प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था, वो कौन सा था? तो ऑप्शन ए है सरस्वती, बी गंगा, सी यमुना, डी सिंध। तो इसका सही उत्तर है सरस्वती। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो था उसका नाम था सरस्वती नदी। इनको नदियों में श्रेष्ठ, नदी तमा या नदियों की माता, सिंधु माता कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि आर्यों का सबसे प्रमुख नदी सिंधु था, जिसका ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णन किया गया है। इसलिए ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो है वो है सरस्वती। तो निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? ए अजातशत्रु, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी बिंदुसार। तो इसका सही उत्तर है अजातशत्रु। मौर्य वंश का शासक अजातशत्रु नहीं था। अजातशत्रु कौन वंश का शासक था? तो हर्यक वंश का शासक था अजातशत्रु, जिनका शासनकाल था 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व। और ये कौन था? तो ये बिंबिसार का पुत्र था। तो चलिए बढ़ते हैं आप नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का तीसरा प्रश्न, अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ए रामानुज, बी शंकराचार्य, सी माधवाचार्य, डी स्वामी विवेकानंद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी शंकराचार्य। शंकराचार्य जो थे अद्वैतवाद के प्रतिपादक थे। इन्होंने मुक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान को आधार माना था, इसलिए इनको अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादक कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है जहांगीर। तंबाकू की खेती जहांगीर के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। 16वीं सदी में अकबर के शासनकाल में इसे भारत लाया गया था। तंबाकू को कौन लाया था? पुर्तगाली नाविक। तो भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत मुगल शासक जो था जहांगीर, इसी के शासनकाल में हुआ था। जहांगीर का जो काल था उसे राजस्व में काफ़ी वृद्धि हुई थी, इसलिए तंबाकू की खेती का शासनकाल जहांगीर को कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं आप नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5। अगला प्रश्न है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी के एम मुंशी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। और ये कब हुआ था? तो संविधान सभा का जो पहला बैठक हुआ था वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 में। इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था, जबकि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? ए फ्रांस, बी स्विट्जरलैंड, सी ब्रिटेन, डी जापान। संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ब्रिटेन, क्योंकि सबसे पहले संविधान का जो संरचना था उसका परिकल्पना ब्रिटेन में हुआ था 1608 ईस्वी में, जिसका नाम था 13 कॉलोनीज के तहत की गई थी। इसे मूर्त रूप से ग्रेट ब्रिटेन के प्रभाव वाले जो जॉर्जिया है, जिसे अभी अमेरिका कहा जाता है, अमेरिका में दिया गया था। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? ए 17, बी 14, सी 24, डी 13। तो भारतीय संविधान का जो भाग 3 है उसमें मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत उपबंध करता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर ए। अस्पृश्यता का अंत संविधान के आर्टिकल 17, जिसको अनुच्छेद 17 में
वर्णित है। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, पार्क स्ट्रीट जिसको पाक जल डमरू मध्य कहा जाता है, कहाँ से सबसे नज़दीक है? पार्क स्ट्रीट कहाँ से सबसे नज़दीक है? ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी उड़ीसा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है बी तमिलनाडु, क्योंकि पाक जलमंडल मध्य जो है तमिलनाडु के सबसे नज़दीक है। यह मन्नार व बंगाल की खाड़ी के मध्य में स्थित है। मन्नार और बंगाल की खाड़ी के मध्य में स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कौन सी पर्वत श्रेणी हमारी उत्तरी सीमाओं की प्राकृतिक दीवार का काम करती है? ए अरावली, बी हिमालय, सी विंध्य, डी सतपुरा। फिर से प्रश्न सुनिएगा, कौन सी पर्वत श्रेणी हमारी उत्तरी सीमाओं की प्राकृतिक दीवार का काम करती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी हिमालय। हिमालय पर्वत श्रेणी हमारी उत्तरी सीमाओं को प्राकृतिक दीवार में काम करती है, उसका नाम है हिमालय। हिमालय पर्वत श्रेणी जो है भारत की उत्तर दिशा में स्थित है। भारत की कौन सी दिशा में स्थित है? उत्तर दिशा में स्थित है, जो उत्तरी सीमाओं की रक्षा करने में सहायक भी है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? ए असम, बी केरल, सी कर्नाटका, डी पश्चिम बंगाल। फिर से सुनिएगा, चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य क्या है, मतलब कौन सा है? जिसमें ऑप्शन है ए कर्नाटका, बी केरल, माफ करिएगा, जिसमें ऑप्शन है ए असम, बी केरल, सी कर्नाटका, डी पश्चिम बंगाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी कर्नाटका, जिसको कर्नाटक बोलते हैं। भारत में चंदन की लकड़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11, खरीफ की फसल कौन सी है? दोस्तों माफ करिएगा, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है टाइपिंग में। खरीफ की फसल कौन सी नहीं है, इस प्रश्न का ये प्रश्न है, जिसमें है ए मूंगफली, बी मक्का, सी बाजरा, डी सरसों। तो ये तीनों जो है वो खरीफ की फसल है, मूंगफली, मक्का और बाजरा। जबकि डी सरसों जो है वो रबी फसल में आता है, और गेहूं भी हमारा रबी फसल में आता है। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का जान लिए आंसर, खरीफ की फसल कौन सी नहीं है, वो है सरसों। आपके सामने अगला प्रश्न है, तापमान का एसआई मात्रक क्या है? ए जूल, बी केल्विन, सी वाट, डी कैलोरी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपके सामने बी केल्विन। तापमान का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन है, क्योंकि इसे सामान्यतः -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे व्यक्त किया जाता है। किसे? तापमान का मात्रक केल्विन को। प्रश्न संख्या 13, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार डैश इंटू इसके पृथ्वी का भार होता है? ऑप्शन ए 1/5, बी 5, सी 1/6, डी 6। तो चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार जो होता है वो 1/6 गुना इंटू इसके पृथ्वी का भार होता है। कितना होता है? 1/6। तो चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार डैश इंटू इसके पृथ्वी का भार होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1/6। इतना गुने इसके पृथ्वी का भार होता है चंद्रमा पे। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। तो प्रश्न कह रहा है कि घड़ी में चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? घड़ी में चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? ए गतिज ऊर्जा, बी विद्युत ऊर्जा, सी स्थितिज ऊर्जा, डी दबाव ऊर्जा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि घड़ी की चाबी में जो संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है, ये आप लोग जानते हैं। नहीं जानते हैं तो याद कर लीजिए, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि घड़ी में चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? तो होती है स्थितिज ऊर्जा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सा विभाज्य नहीं है? ए परमाणु, बी अणु, सी मिश्रण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? देखिए, निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा विभाज्य नहीं है। तो परमाणु, अणु और मिश्रण जो है ये विभाज्य है नहीं है।
नहीं है बोल रहा है, क्योंकि ये सब तो विभाज्य है। अणु, परमाणु तथा मिश्रण सभी विभाज्य है। क्यों है? क्योंकि अणु विभाजन परमाणु में और परमाणु का विभाजन मूल कण कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में होता है। इसलिए मिश्रण का विभाजन उसके घटकों में संभव है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16। हैलोजन कांच पर प्रहार करती है। पहला, ए फ्लोरीन, बी क्लोरीन, सी आयोडीन, डी ब्रोमीन। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। क्यों होगा फ्लोरीन? क्योंकि फ्लोरीन जो है कांच पर प्रहार करती है। प्रहार करने का मतलब है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड को कांच की बोतल में नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन फ्लोराइड, जिसको HF बोला जाता है, HF, वो कांच की खुदाई, जैसे कि कोई कांच उस पर लिखा होता है ना, कांच पर लिखने के लिए किया जाता है, तो उसमें हैलोजन कांच पर प्रहार करती है क्लोरीन। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17। वायु निम्न में से क्या है? कार्बन का वास्तविक रूप, एक तत्व, मिश्रण, डी यौगिक। तो चलिए इस प्रश्न को जान लेते हैं। क्योंकि वायु विभिन्न गैस का एक मिश्रण है, आप सभी को पता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, वायु में क्या क्या गैस होता है चलिए बताते हैं। नाइट्रोजन होता है, उसके बाद ऑक्सीजन होता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड होता है जिसको CO2 बोलते हैं, उसके बाद क्या होता है? जल वाष्प, और उसके बाद क्या होता है? इनर्ट गैस। इनर्ट गैस मतलब क्या होता है? अक्रिय गैस जिसको बोलते हैं। तो ये सब कहाँ होता है? वायुमंडल में। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? मिश्रण। वायु निम्न में से क्या है? वायु क्या है? ये मिश्रण है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 18। जल का विशुद्ध रूप क्या है? तो ये प्रश्न बहुत ही हल्का है, आप सभी जानते ही हैं, और रेलवे का ये फेवरेट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। तो आप सभी को पता है कि जल का विशुद्ध रूप क्या है? वर्षा जल, भारी जल, नल का पानी, आश्रित जल। तो जल का विशुद्ध रूप वर्षा जल। विशुद्ध मतलब क्या होता है? जो प्योर होता है, एकदम प्योर, पीने लायक इसको बोल सकते हैं, प्योर वाटर। तो ये क्या होता है? वर्षा का जल। तो वर्षा का जल पीने योग्य होता है। तो जल का विशुद्ध रूप क्या है? वर्षा का जल। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19। जीन परिवर्तन किसमें होता है? ऑप्शन ए DNA में, ऑप्शन बी RNA में, ऑप्शन सी क्रोमोजोम्स में, ऑप्शन डी राइबोसोम में। फिर से सुनिएगा प्रश्न, जीन परिवर्तन किसमें होता है? ऑप्शन ए DNA में, ऑप्शन बी RNA में, ऑप्शन सी क्रोमोसोम में, ऑप्शन डी राइबोसोम में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? DNA में। क्यों? क्योंकि DNA में अनुवांशिक विशेषता जीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? जीन के कारण क्या होता है? अनुवांशिक विशेषता। इसलिए जीन परिवर्तन होता है DNA में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20। पनीर बनाने में किस किण्वक का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए रेनिन, बी पेप्सिन, सी ट्रिप्सिन, डी एमाइलेज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? पनीर बनाने में किस किण्वक का प्रयोग होता है? तो किस किण्वक का होता है? तो दोस्तों रेनिन का होता है। पनीर बनाने में रेनिन किण्वक का प्रयोग होता है, रेनिन एंजाइम जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम है ए अंधापन, बी हीमोग्लोबिन की कमी, सी एनीमिया, डी रक्त का नहीं जमना। फिर से प्रश्न सुनिएगा। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम है ए अंधापन, बी हीमोग्लोबिन की कमी, सी एनीमिया, डी रक्त का नहीं जमना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, रक्त का नहीं जमना। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम है रक्त का नहीं जमना। क्यों? क्योंकि कुछ बीमारी जो होता है वो रोगी की रक्त स्कंदन क्षमता छीन हो जाती है उसमें। ऐसे व्यक्ति में क्या होता है कि छोटी मोटी चोट लगने पर भी लगातार ब्लड जो होता है वो निकलते रहता है। तो इसको हीमोफीलिया नामक अनुवांशिक बीमारी भी ऐसा ही होता है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर। पौधों में जल की ऊपर की ओर गति कहलाती है। पौधों में जल की ऊपर की ओर गति कहलाती है ए जल स्राव, बी वाष्पन, सी बाष्पोत्सर्जन, डी रसारोहण। पौधों में जल की ऊपर गति कहलाती है ए जल स्राव, बी वाष्पन, सी बाष्पोत्सर्जन, डी रसारोहण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी
रसारोहण। क्यों? क्योंकि पौधों के जड़ों में जो मूल होता है रोम, जिसको रूट शेयर बोला जाता है, वो पानी का अवशोषण करता है। किसमें? गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत। तो ऊपर की ओर चढ़ने की क्रिया जो होता है उसको क्या बोलते हैं? ऊपर की ओर चढ़ने की क्रिया उसको बोलते हैं रसारोहण। यह क्या करता है कि जाइलम वेसल्स के ल्यूमन के रास्ते होता है, जाइमन वेसल्स के ल्यूमन के रास्ते जाता है। तो चलिए ये प्रश्न जान गए आप लोग कि पौधों में जल की ऊपर की ओर गति क्या कहलाती है? रसारोहण। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 23 क्या कह रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? ए सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, बी रासायनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, सी निजी क्षेत्र पर विशेष बल, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। क्योंकि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो इसी के साथ अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 24। देश में स्टॉक एक्सचेंजों को कौन नियमित करता है? पहला BSE, दूसरा RBI, तीसरा ISE, चौथा सेबी। प्रश्न संख्या 24। देश में स्टॉक एक्सचेंजों को कौन नियमित करता है? BSE, RBI, ISE या सेबी? तो चलिए जानते हैं इसका आंसर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, सेबी। अब सेबी जान लेते हैं क्या होता है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसको सेबी कहते हैं, इसका स्थापना कब हुआ था? 1988 में सेबी का स्थापना हुआ था। यह क्या है? एक गैर संवैधानिक संस्था के रूप में है, जो 30 जनवरी 1992 को अध्यादेश द्वारा इसे वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। कब हुआ था? 1992 में ये वैधानिक दर्जा इसको प्राप्त हुआ था। और क्या हुआ था कि इसमें क्या है कि इसका प्रमुख कार्य है कि बाजार में निवेशकों के हितों की रक्षा करना। जैसे जो इन्वेस्ट करते हैं, जैसे अभी शेयर मार्केट में हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, सेम उसी तरह से है। और उसका जो हेड होता है सेबी, स्टॉक एक्सचेंज को नियमित वही करता है सेबी। तो इसका मुख्यालय कहाँ है सेबी का? तो मुंबई में। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। आप लोग याद रखिएगा, सेबी का मुख्यालय मुंबई में। इम्पोर्टेंट है, आप लोग को एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला जो 1 माह तक चलता है कहाँ आयोजित होता है? ए पुष्कर, बी नौचंदी, सी सोनपुर, डी बालेश्वर। तो आशा करते हैं कि आप लोग इस प्रश्न को जानते होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोनपुर। विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला जो 1 माह तक चलता है वो कहाँ है? सोनपुर। सोनपुर कौन सा जिले में है? सारण, जिसको छपरा भी बोला जाता है। ये सारण डिस्ट्रिक्ट में आता है। और ये कहाँ पे स्थित है? तो अभी बता रहे हैं कि ये कहाँ पे स्थित है। ये उत्तरी बिहार बोला जाता है। ठीक है, सोनपुर को क्या बोला जाता है? उत्तरी बिहार। उत्तरी बिहार में कहाँ पे है? गंडक नदी के किनारे। गंडक नदी के किनारे, जहाँ पे एक फेमस टेम्पल है जिसका नाम है हरिहर नाथ। हरिहर नाथ टेम्पल। तो ये कहाँ है? बिहार में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला जो 1 माह तक चलता है वो सोनपुर है, जो कहाँ है? बिहार में है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? ए आरती साहा, बी कोनेरू हम्पी, सी मिहिर सेन, डी अनीता सूद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, मिहिर सेन। 1 सेकेंड। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मिहिर सेन। इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पहला भारतीय था मिहिर सेन। आरती साहा जो थी वो इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। ये क्या थी? महिला। तो महिला अगर पूछे आपसे तो उसका आंसर हो जाएगा आरती साहा। और पहला भारतीय पूछे तो हो जाएगा मिहिर सेन, इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पहला भारतीय। तो चलिए अब इसी के साथ बढ़ते हैं। स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुई थी? ए 1982, बी 1984, सी 1986 और डी 1988। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1986। क्यों? क्योंकि उपभोक्ताओं को पत्र और पार्सल त्वरित गति से एक निश्चित समय के भीतर पहुंचाने के लिए अगस्त 1986 में स्पीड पोस्ट का सुविधा किसके द्वारा किया गया था?
डाक विभाग, जिसको क्या बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस भी आप लोग बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट भी बोलते हैं, डाक विभाग। तो स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत 1986 में हुआ था, अगस्त 1986 में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए पैसेज टू इंडिया, ऑप्शन बी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इंडिया, ऑप्शन सी इंडिया विंस फ्रीडम, ऑप्शन डी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? पैसेज टू इंडिया, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इंडिया, इंडिया विंस फ्रीडम, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? आइए देखते हैं। इसका सही आंसर है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसका हिंदी होता है भारत की खोज। भारत की खोज वो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया था। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 29, निम्न में से किस देश में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई? ए इंग्लैंड, बी मिस्र, सी फ्रांस, डी यूनान। निम्न में से किस देशों में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई? ए इंग्लैंड, बी मिस्र, सी फ्रांस, डी यूनान। तो इसका सही आंसर है डी यूनान। ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी यूनान में। ओलंपिक खेल जो है ना, यूनानी देवता जिसका नाम जीएस के सम्मान में होता है। ठीक है, यूनानी कैलेंडर ओलंपियाड पर आधारित है, जिसके अनुसार प्रथम ओलंपिक खेल 776 ईस्वी पूर्व ओलंपिया कहाँ हुआ था? ओलंपिया में स्टेडियम में आयोजित हुआ था। ओलंपिया स्टेडियम का नाम है। ठीक है, तो इसीलिए ओलंपिक खेलों की शुरुआत यूनान को माना जाता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2 दिसंबर। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का क्लास ख़त्म हुआ। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा वीडियो, और कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं आगे भी इसी तरह का सीरीज मैं आप लोगों के बीच लेके आता रहूं। तो दोस्तों आज बस इतना ही, तब तक के लिए